हिंदी आलोचना का एक सुदीर्घ इतिहास है और लगभग अगर आज हम देखें तो 150 वर्ष के आसपास हिंदी आलोचना एक लंबी यात्रा कर चुकी है। समय समय पर अनेक आलोचक इस राष्ट्रीय यज्ञ यात्रा में अपनी आहुति देते रहे हैं। इसलिए आलोचना की पूरी पृष्ठभूमि पर दृष्टि डालें तो उसका संपूर्ण और समग्रता के साथ मूल्यांकन थोड़ा कठिन काम भी है, चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष आलोचना के लिए या समीक्षा के लिए वैविध्य के साथ, उसकी उपलब्धियों के साथ उसकी विकास यात्रा आगे बढ़ती रहती है। इस क्रम में सबसे पहले उपन्यास और उपन्यास से संबंधित आलोचना कार्य, इसको देखें तो भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद में, छायावादोत्तर काल में न जाने कितनी तरह के उपन्यास लिखे गए और उपन्यास लेखन की समीक्षा का ये सिलसिला भी सतत आगे बढ़ता रहा। 14 भारतीय उपन्यास शीर्षक से तुलसी नारायण सिंह ने एक पुस्तक प्रस्तुत की। यह पूर्णतः भारतीय उपन्यासों को समीक्षात्मक दृष्टि से देखने का प्रयत्न था, आलोचनात्मक रचना है। इसमें लेखक ने हिंदी पाठकों को भारत की अन्य भाषाओं की चुनिंदा औपन्यासिक उपलब्धियों से भी अवगत कराया, परिचित कराया और निश्चित रूप से ये एक नई तरह का प्रयत्न था। आलोचक का अपना कथन है कि भारतीय भाषाओं में समरसता का भाव विकसित करने के लिए यह ज़रूरी है कि हिंदी आलोचना के दायरे का विस्तार हो और हमारे समीक्षक अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य को भी अपने अध्ययन का विषय बनाएं। ये वास्तव में हिंदी आलोचना के अंतर्गत एक बड़ी अपेक्षा जुड़ गई कि हम जब औपन्यासिक या कथात्मक रचनाओं की समीक्षा करें, नाट्य रचनाओं की समीक्षा करें, तो हम देखें कि हिंदी इतर भारतीय भाषाओं में भी इन विधाओं के सृजन का, उसके सृजनात्मक रूप स्वरूप का विकास कैसे हो रहा है। दोनों में समानता विषमता, इसकी चर्चा परिचर्चा भी साथ साथ होनी चाहिए। इसलिए अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य को भी हम अध्ययन का विषय बनाकर यदि आलोचना करते हैं तो हम बेहतर ढंग से या न्याय संगत दृष्टि से समीक्षा कर पाते हैं। इस 14 उपन्यास पुस्तक में गोदान और झूठा सच के साथ तेलुगु, बंगला, गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, असमिया, उड़िया, उर्दू आदि बहुत सी भारतीय भाषाओं के ऐसे प्रसिद्ध उपन्यासों का विवेचन विस्तार से किया गया है, जो हमें जीवन में व्याप्त मनोभावों जैसे सुख और दुख, जैसे निर्माण और विनाश, जैसे राग और विराग, जैसे प्रकृति और संस्कृति, इनके अंतर्गत और इनके आपसी या परस्पर या अंतरंग संबंधों का बोध, इसकी चर्चा परिचर्चा भी इस रचना में की गई है। तो स्वाभाविक है आलोचना का एक नया नज़रिया, एक नया दृष्टिकोण हमें इस रचना के माध्यम से देखने को मिलता है। लेखक ने प्रत्येक उपन्यास का विशद विश्लेषण करते हुए उपन्यासकार की रचना दृष्टि और उसकी प्रवाहित जीवन दृष्टि की विशेषताओं को भी अनुसंधानपरक दृष्टि से उद्घाटित किया है। प्रस्तुत औपन्यासिक आलोचना की कृति एक व्यापक उद्देश्य को लेकर लिखी गई है और इसी उद्देश्य की सिद्धि भी वो करती है। यही नहीं, भारतीय जनजीवन को निकटता से देखने या भारतीय जनजीवन के आख्यानपरक इतिहास का यह एक सम्यक आकलन बन जाती है, मूल्यांकन की एक पद्धति बन जाती है और भारतीय उपन्यास में उसकी समग्रता से देखने की आलोचनात्मक मूल्यांकन और समीक्षा या अवलोकन करने की दृष्टि वो लेखक की इस रचना के माध्यम से हमारे सामने उद्घाटित होती है। भारतीय भाषाओं में लिखे गए अनेक उपन्यासों को अपने समीक्षात्मक अनुसंधान से एक प्रकार से समरसता का ही भाव विकसित करने और उसे आगे बढ़ाने की दृष्टि से लेखक ने हिंदी में
उपन्यास की आलोचना पद्धति को आगे बढ़ाया। तो हिंदी में उपन्यास लेखन की पद्धति क्या है, ये भी इस समीक्षा का एक हिस्सा है। रचनाकार केंद्रित समीक्षा ग्रंथ के रूप में प्रसाद के नाटकों का रंगमंचीय अध्ययन, यह भी उल्लेखनीय रचना है। यह एक शोध प्रबंध के रूप में हमारे सामने आती है, जिसके लेखक विनय कुमार है और प्रसाद जी के नाट्य लेखन पर अनेक गवेषणात्मक अनुसंधान परक कार्य हमारे सामने उपस्थित होते हैं। प्रस्तुत शोध प्रबंध भी उसी श्रृंखला का एक रूप है, एक कड़ी है। लेखक का कहना है कि इस महान नाट्यकृति के अंतर्गत एक अंतरंग यात्रा को हम देख सकते हैं, मुखर रूप में पा सकते हैं। रंगमंचीय दृष्टि को स्वीकार करने की जो एक हिच है, जो झिझक है, वो उस पर लेखक को कड़ी आपत्ति भी है। वो कहता है कि नाट्य रचना का अगर मूल्यांकन करना है, उसकी समीक्षा करनी है, तो फिर उसे मंच की दृष्टि से, अभिनेता की दृष्टि से देखना चाहिए। महान नाटककार के रूप में प्रसाद की प्रतिभा पर किसी को संदेह नहीं है। वो तो विश्व स्तरीय नाटककार, कथाकार, कहानीकार, कवि हैं, समीक्षक भी हैं। पर उनके नाटकों की रंगमंचीयता को बराबर संदेह की दृष्टि से देखा जाता रहा। वो प्रायोजित था, वह पूर्वाग्रह से ग्रसित था, उन्हें अनभिनय प्रमाणित करने की कोशिश भी की जाती रही। उनके द्वारा लिखे गए नाटकों की रंगमंचीयता पर, अभिनयता पर न जाने कितने और कितने प्रकार के प्रश्न लगाए गए, प्रश्न चिन्ह लगाए गए, लेकिन वो सब प्रायोजित कार्यक्रम विफल हुए। प्रसाद को एक सफल नाटककार मानने के बावजूद उन्हें एक सफल रंगमंचकार मानने में बहुत से विद्वानों को संकोच होता है। स्पष्ट है कि वैज्ञानिकता के बंधे हुए ढांचे में आलोचक अगर इस नाटककार की नवीन रंगमंचीय क्षमताओं का आकलन करेगा, तो इस महान नाटककार ने भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही ध्रुवों में अभिसिंचित रंगमंचीय गुणों का समाहार अपने नाटकों में किया, यह वो पाएगा। इसका मतलब है कि तटस्थ होकर, ईमानदारी से, सकारात्मकता से यदि हम नाटकों को देखते हैं प्रसाद के, तो प्रसाद की नाट्यकला का, प्रसाद के नाटकीयता संबंधी बोध का परिचय भी हमें मिलता है। प्रसाद जी द्वारा विरचित नाट्य कृतियाँ एक नवीन सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना को सामने लाती हैं। ये हिंदी आलोचना के निष्कर्ष हैं। यह निर्विवाद सत्य है कि प्रसाद युगीन कृतियों में कृतिकार का व्यक्तित्व प्रच्छन्न रूप से अभिव्यक्ति पाता है, छाया रूप में अभिव्यक्ति पाता है। प्रसाद ने अपने युगबोध का चित्रण अपनी कृतियों में नामादि के परिवर्तन के साथ विवेचित और विश्लेषित किया है। 7 अध्यायों में विभक्त इस ग्रंथ में नाटककार के व्यक्तित्व और उसकी रंगमंचीय दृष्टि को विस्तार देते हुए लेखक ने, यानी आलोचक ने, अपने विचार क्रम को वाणी दी है। वास्तव में 6वां अध्याय इस ग्रंथ का मूल दंड है, मूल आधार है। स्वयं लेखक का सूत्र वाक्य है कि जिस प्रकार के रंगमंच को ध्यान में रखकर प्रसाद जी ने अपने नाटकों का सृजन किया है, उसी को कसौटी मानकर प्रस्तुत प्रश्न का समाधान ढूंढा जाना चाहिए। वास्तव में प्रसाद ने काव्यकला और अन्य निबंध नामक अपनी आलोचना की पुस्तक में नाटक नाम से जो निबंध लिखा, उन्होंने तो ये प्रश्न ही उठाया कि रंगमंच के लिए नाटक होना चाहिए या नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए। खुद प्रसाद एक बड़े गंभीर चिंतक और विचारक हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे तमाम आक्षेपों, आरोपों के उत्तर अपनी उस निबंधात्मक आलोचनात्मक कृति के माध्यम से दिए, जिसमें प्रायोजित आक्षेप आरोप करने वालों को उत्तर भी मिले और वो अवाक भी रह गए। ऐतिहासिक नाटकों के प्रणेता प्रसाद जी पर भले ही आलोचक दल बल के साथ, अपने कुतर्कों के साथ, तीरों से उन्हें निशाना बनाने का प्रयत्न करने के लिए उपलब्ध होते हैं, उनके नवीन शिल्पगत प्रयोग और रंगमंचीय दृष्टि की स्वीकृति से आलोचक उन्हें नाट्य भूमि से हस्तगत नहीं कर सकते। कितना ही हम पूर्वाग्रह पालकर चलें, सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र बनाकर चलें, लेकिन प्रसाद को नकार नहीं सकते।
प्रसाद को अस्वीकृत नहीं कर सकते। उनकी नाट्य भूमि इतनी विराट, इतनी गहन गंभीर है कि हम उन्हें रंगमंचीयता का प्रश्न खड़ा करके उनके नाटकों पर कोई आक्षेप लगा नहीं सकते। बहुत से लोगों ने प्रयत्न किए हैं, इस तरह के आक्षेप आरोप प्रस्तुत किए हैं, लेकिन प्रसाद का जो नाट्य कर्म है, काव्य कर्म है या कथा कर्म है, वो बड़ा विराट है। एक उनका जो ललाट है वो विराटता के साथ जैसे हमारे सामने आता है, ऐसे ही उनका साहित्य सृजन भी पूरी विराटता के साथ हमारे सामने आता है। दलित विमर्श की व्यापक और सम्यक दृष्टि को केंद्र में रखकर दलित दर्शन नामक विचारात्मक लेखों का एक संग्रह रमणिका गुप्ता और ज्ञान सिंह बल के प्रयासों से पुस्तकाकार रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। मध्यकालीन विचार को नए धरातल से देखने का प्रयास लेखक द्वय द्वारा किया गया। अपनी आवाज़ को उजागर करते हुए वो लिखते भी हैं, संत दर्शन में ईश्वर की नज़र में मनुष्य बराबर है, कि भजनों से हटकर मनुष्य की नज़रों से बराबर हो, यानी ईश्वर की नज़र में मनुष्य बराबर है कि भजनों से हटकर मनुष्य की नज़र में बराबर हो। इसकी गंभीर और निश्चित चेतावनी से भरी आवाज़ ने जोर पकड़ा। इसका मतलब है कि मनुष्य जो है वो ईश्वर की दृष्टि में अमीर गरीब, छोटा बड़ा, पिछड़ा अगला, ऐसा कोई भेद नहीं है, वो तो सब बराबर हैं। ऐसे अनेक भजनों से, अनेक गीतों से इस बात को रेखांकित भी किया गया। कुछ एहसास दिलाने की प्रक्रिया का स्पष्ट बोध हमें ऐसी तमाम रचनाओं में दिखाई भी देता है। एक दृष्टि आलोचकों की यह भी बन गई, जिसकी जांच पड़ताल पुस्तक में विविध पड़ावों द्वारा की भी गई। पाश्चात्य देशों में चले मुक्ति संग्राम और भारतीय मुक्ति दशा को लेखकों ने शांत चित्त से अपनी गर्जनात्मक पंक्तियों द्वारा उठाया। विचारों की एक श्रृंखला इस रूप में भी अभिव्यक्ति पाने लगी कि भारत में आज मुख्यतः दो ही दर्शन आमने सामने हैं। एक तरफ मनु नीत्शे को सुपरमैन, नस्लवाद और ब्राह्मणवाद पर आधारित अध्यात्मवादी विभेदकारी दर्शन, तो दूसरी तरफ समता, भाईचारा, आज़ादी, इन पर आधारित साम्यवादी, समाजवादी, फुले अम्बेडकरवादी और बौद्ध दर्शन, मनुष्य केंद्रित सोच, इन सब दर्शनों पर बल दिया जाने लगा। इनका लक्ष्य यह है कि यानी समता, भाईचारा और आज़ादी, इस लक्ष्य की प्राप्ति के साधनों या प्राथमिकताओं पर मतभेद जरूर है, पर मनुष्य, उसका कल्याण, उसका केंद्र बिंदु यही है। लेखकों की स्पष्ट प्रतिक्रिया यह भी है कि अब दलित विमर्श एक ही दर्शन का रूपाकार ग्रहण कर वैचारिक आंदोलनों के रूप में स्थापित होता जा रहा है। जन्म मरण के पक्ष को लेकर पुरातन दृष्टि पर विद्रोही तथ्यों से परास्त होने का क्रम यहाँ विश्लेषित हुआ है। हमारे यहाँ यह जन्म है क्या और मृत्यु है क्या, इस पर भी चिंतन हुआ। और ये शरीर जो है ये नश्वर है, ये आत्मा जो है ये अजर अमर है। इन तमाम बिंदुओं पर संत साहित्य में, सगुण निर्गुण साहित्य में जो दार्शनिक मंतव्य प्रकट किए गए, प्रस्तुत किए गए, उन सभी का परंपरा और आधुनिकता के साथ विश्लेषण करते हुए, चिंतन मनन करते हुए बहुत से बिंदुओं को क्रमशः विश्लेषित और उद्घाटित करने का प्रयत्न हिंदी आलोचना ने किया है। मृत्यु के बाद की दुनिया के लिए न इस जन्म का सुख नकारो और न ही उस जन्म के लिए किसी बिचौलिए को दान दक्षिणा देकर स्वर्ग में अपना स्थान निर्धारित कराओ। ये एक निष्कर्ष हिंदी आलोचना ने जो कह सकते हैं आज़ादी के बाद की आलोचना है, दलित विमर्श आदि से, स्त्री विमर्श आदि से, पर्यावरणीय विमर्श आदि से प्रेरित जो आलोचना है, उसमें इस तरह की मान्यताएं और स्थापनाएं भी निकल कर आई कि जन्म का सुख जो है उसे नकारो मत, और न ही उस जन्म के लिए किसी बिचौलिए को दान दक्षिणा आदि देकर स्वर्ग में अपना स्थान निर्धारित कराओ। अंधविश्वासों की नहीं, तर्क की सुनो, चमत्कार का नहीं,
तथ्य और सत्य का विश्वास करो। इसी दर्शन पर विश्वास करके मानवता या मानव मूल्यों की स्थापना की गई। यही स्थापना समाज का अंततः कल्याण करेगी। इसलिए यह सत्य है कि भारतीय दलित दर्शन का मूल आधार अंबेडकर की विचारधारा है। कुशल नेतृत्व ने ही अधिकांशतः और अंततः अपना रूपाकार ग्रहण किया है। अपने कड़े तेवर के साथ आगे बढ़ते हुए भारतीय चिंतन धारा में दलित दर्शन को और उसकी पीड़ा को वर्तमान युग के संस्कारी माहौल द्वारा जांचा और परखा भी गया। भारत में अछूतों का, शूद्रों का, औरतों के शोषण का इनका इतिहास रहा है और शोषण के कारण सिर्फ आर्थिकी ही नहीं बल्कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे भी उद्घाटित हुए, वो भी विचारणीय हुए, उनकी भी समीक्षा की गई। भारत के इतिहास तथा संस्कृति की गहन समझ के कारण ही अंबेडकर ने ब्राह्मणवाद को ही भारतीय समाज को जटिल बनाने और भारतीयों की अधिकतर समस्याओं के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। भक्ति साधना को आधार बनाकर अनेक संदर्भों और ग्रंथों का निर्माण किया गया, किंतु भारत के संतों और भक्तों के इतिहास को, उनके इतिवृत्त को एक ग्रंथ में पिरो देने का क्रम या उपक्रम किसी ने किया तो वो डॉक्टर आशा श्रीवास्तव हैं। उनका ग्रंथ है भारत में भक्ति साधना एक परिक्रमा। वो आशातीत कार्य उन्होंने किया। भारत जैसे धर्मप्राण देश में धर्म साधना एक व्यापक फलक की भांति आच्छादित है। पुस्तक इसी तिलस्मी द्वार को खोलती है और अपना मार्ग स्वयं बनाती चलती है। संदर्भ ग्रंथ के पृष्ठों पर यह शब्द विधान अंकित है कि ज्ञान की खोज और भक्ति की साधना में से किसी भी की भी प्यास नहीं बुझेगी। इसी को समझने के लिए अनेक प्रयास यानी अनेक संप्रदाय विकसित हुए। सत्य के वे अन्वेषी कौन थे, उनकी साधना पद्धति कैसी थी, उनके स्वानुभूत अनुभव क्या थे, इसी का प्रयास संकल्प रूपी साधना द्वारा पूर्ण रूप से किया गया। वस्तुतः कबीर, सूर, तुलसी, जयसी, प्रसाद ऐसे बहुत से रचनाकार, बिहारी, घनानंद, नंददास, इनके संबंध में बहुत से संदर्भ कोश भी बने, शब्दकोश भी बने, पारिभाषिक शब्दावली कोश भी बने, किंतु भारतवर्ष में बौद्धिक परिक्रमा और बौद्धिक संधान की महायात्रा पर निकली हुई अन्वेषिका, उसके द्वारा धर्म साधकों या साधना की कठोर भूमि पर उपजी संतों की निर्मल वाणी को शब्द घट में भरकर ले आना और उस भक्ति की सरिता में भावक के असंख्य भावों का अवगाहन कराना, यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए आलोचकों ने निश्चित रूप से इस दिशा में भी गंभीर कार्य किया। इस तरह के संदर्भ ग्रंथ की अंतर यात्रा पर अपने विचारों को दृढ़ता से रखते हुए लेखिका ने लिखा भी है कि भक्ति का मूल आधार दक्षिणी है, किंतु इसकी सत्यता पर विचार करना या महत्व प्रदान करने का क्रम बाद में ही सिद्ध हुआ। तमिल स्रोतों तक सीमित एक और तरह से दक्षिण से इतर प्रदेशों में अपरिचित आलवारों की परंपरा सदियों तक उपेक्षित सी रही थी, किंतु 19वीं 20वीं शताब्दी तक आते आते तमिल प्रबंधम में उपलब्ध आलवारों की वाणियों में अनुवाद के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि वास्तव में भक्ति धारा का मूल स्रोत दक्षिण ही है। इसीलिए जब हम भक्तिकाल की, जिसे हम हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहते हैं, उसकी चर्चा करते हैं और भक्ति के आगमन की परंपरा करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भक्ति दक्षिण से ही उत्तर भारत में आई है। लयबद्ध शब्द संसार का नाम ही कविता है। कविता के अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रकाश मनु ने ठीक ही लिखा कि कविता के बगैर जीवन की कल्पना मुश्किल है। ऐसा कहा जाता है कि ये सृष्टि भी ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ कविता है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। रोटी में नमक के स्वाद की तरह वह हर जगह मौजूद है। पाश्चात्य विद्वान वर्ड्सवर्थ भी कविता को तीव्र मनोभावों का अनायास उफान मानते हैं। बाल कविता पर कृष्ण शलभ के संपादकत्व में 666 प्रतिनिधि बाल कविताओं का एक अनूठा संग्रह प्रकाशित हुआ। बचपन की बादशाहत सबसे गहरी और सबसे निराली है। बचपन को चाहिए चंचल अनुभूतियां और अपने मनोराज्य से कल्पित विराट संसार, और यही है बाल कविता का अपना रंग, अपनी बुनियाद, अपनी आत्मा और अपनी पहचान।
बचपन एक समंदर नाम से प्रकाशित इन बाल कविताओं के संग्रह में प्रत्येक स्थिति का सुंदर प्रत्यांकन कृष्ण शलभ द्वारा मूर्तता के साथ किया गया। बिंब और प्रतीकों के साथ बाल कविता की उत्पत्ति से लेकर बाल कविता के हिंदी साहित्य में योगदान विषय पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। वस्तुतः बाल कविताओं को लेकर भारतवर्ष में कवि अपने उल्लेखनीय वात्सल्य दर्शन को समाज के सम्मुख रख तो रहे हैं, किंतु यह प्रयास अभी बहुत धीमा है। जबकि हिंदी साहित्य में विशेषकर सूरदास द्वारा बाल रूप वर्णन का प्रसंग अद्वितीय और असीम बन गया, किंतु वर्तमान युग में बचपन से जुड़ने वाली कविताएं आज यांत्रिकता के आगे बेबस लग रही हैं। शुक्ल जी ने तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में लिखा कि उनके बाल चित्रण को देखकर, बाल कृष्ण के संबंध में जो पद लिखे उनको देखकर ऐसा लगता है कि सूरदास माँ के हृदय का कोना कोना झांक आए। यानी मध्ययुगीन साहित्य में जहाँ इस विषय पर पर्याप्त लिखा जा रहा था, आज वही विषय कुछ साहित्यकारों द्वारा ही भागीरथ प्रयास के दायरे में सिमट कर रह गया है। इसलिए हिंदी बाल कविता में लोक लय, लोक छवियाँ, लोक लुभावन शक्ति से ओतप्रोत ऐसी असंख्य रचनाएं हमारे सामने आती हैं जो लोक के प्रति हिंदी बाल कविता के अटूट जुड़ाव का परिचय देती हैं। बाल कविता सचमुच ऐसी कविता है जिसमें बच्चे का स्वभाव और उस कविता की ओर खींचने का पक्ष प्रायः मुख्य या चेतन के रूप में बाल कवियों पर आच्छादित रहता है। हिंदी बाल कविता के दौर में बाल कवि रमेश भाई का भी विशेष जिक्र आता है। बीते कल से लेकर आज तक और न जाने कब तक एक शिशु कविता जिसे बच्चे झूम झूम कर तोतले या तुतलाते हुए स्वर में, सधे हुए स्वर में गाते गुनगुनाते रहेंगे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, बाध्य करती है। और यह कविता रमेश भाई की है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। निस्संदेह यदि बाल कविता का संग्रह बेमिसाल कविताओं से पूरित है तो यह अमूल्य निधि रूपी कविता उसी संपदा की एक निधि है जिसकी भूमिका, जिसकी समालोचनात्मक दृष्टि ये भी महत्वपूर्ण बन गई है। बाल कविता में रसोई घर के पराठों को लेकर कुछ ऐसा शब्द चित्र खींचा गया है मानो हम सामने कविता का घट जाना प्रत्यक्षतः देख रहे हो। प्यारी मुन्नी कविता में ममता कालिया ने लिखा, एक पराठा आलू वाला, एक पराठा पिट्ठी का, दही मंगा लो कुल्हड़ भरकर, बने नाश्ता छुट्टी का। यह शिशु कविता बेहद ऊर्जावान और बातचीत के लहजे में मटकती हुई, इठलाती हुई दिखाई पड़ती है। अब आज के दौर में बच्चों के हाथों में मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया और ट्विटर आ गया और न जाने ऐसे कितने ऐप आ गए जिनसे ये जो बाल कविताएं हैं ये लगभग समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। इन विद्युतीय उपकरणों के आगमन से कविता ने चहचहाना बंद कर दिया, क्योंकि उसके नन्हे कद्रदान अब यंत्रों के गुलाम हो गए, यांत्रिकता के प्रति आतुर हो गए। ऐसा विश्वास होता है कि यह अनूठा संग्रह इसी यांत्रिकता को अपनी बाल कविता के धक्के से दूर हटाकर फिर से अपनी बचपन की यादों को समेटे बाल कविता का इतिहास पूरे उमंग और उल्लास के साथ लौटा लाएगा। शंकर शेष के नाटकों में संघर्ष चेतना एक शोध प्रबंध के रूप में हमारे सामने आई रचना है जिसके लेखक हेमंत कुकरेती हैं। वस्तुतः शंकर शेष ने मानव जीवन की वेदना पीड़ा को भोगा ही नहीं अपितु उसी को अपना नाट्य जगत में सफलता के साथ प्रस्तुत भी किया। यह सत्य है कि हिंदी नाटक के उत्कर्ष में नवीन संभावनाओं को गति और विस्तार मिलता रहा। इसके साथ साथ यह भी विचार का विषय है, महत्वपूर्ण है कि कथ्य और शिल्प के स्तर पर अनेक बहुमुखी प्रयोग यह आश्वस्त करते रहे कि नाट्य लेखन और नाट्य समीक्षा अन्य विधाओं की तुलना में अधिक प्रौढ़ और संपन्नता की ओर अग्रसर हो रही है। इस तरह शोधकर्ताओं ने, समीक्षकों, आलोचकों ने मानसिकता और समकालीन संघर्षपूर्ण परिवेश में तमाम तरह के रचना और रचनाकारों की समीक्षा और परख की है। कुछ रचनाकारों की टीस उनके शब्दों द्वारा अभिव्यक्त होती है। यह विडंबना ही है कि हिंदी में अच्छे रंगमंची नाटकों के नहीं होने का विलाप करने वाले नाट्यालोचक शंकर शेष सरीखे महत्वपूर्ण नाटककारों की साहित्यिक रचनाओं का, उनके योगदान का हक अदा नहीं कर पाए। कह सकते हैं
कि शंकर शेष के नाटक नए विचार या नवीन विमर्श को समकालीन संघर्ष के साथ जोड़ने में सफल हुए हैं, उन्हें वाजिब ढंग से परिवेश से जोड़ते हैं। ऐसी परिपक्व लेखन क्षमता के बल पर शंकर शेष ने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि पारंपरिक स्त्री पुरुष संबंधों के माध्यम से भी संघर्षों को अधिक रूपायित करने का, अभिव्यंजित करने का प्रयास किया है। इस तरह मित्रों, हिंदी आलोचना कैसे आगे बढ़ती रही और उसने जीवन के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले संघर्षों को भी आलोच्य कर्म से जोड़ा। इस पूरी विकास यात्रा के तहत हम ये मान सकते हैं कि ये जो संघर्ष गाथा है, ये जो आर्थिक शोषणों से उपजे संघर्ष के मूल कारणों को खोजने वाली दृष्टि है, यह हिंदी आलोचना के पास है। पूंजी और सत्ता के दमन के बावजूद वह संघर्ष करने वाली रचना और रचनाकारों की वास्तविकता को उद्घाटित करने में सफल हुई है। हिंदी साहित्य में छायावाद या छायावादी काव्य का विशेष महत्व रहा है, इसलिए छायावादी रचना और रचनाकारों पर भी बहुत सी आलोचनात्मक कृतियाँ देखने को मिलती हैं। और हम देख सकते हैं कि सुधीर प्रताप सिंह पंत काव्य मूल्यांकन की समस्या आदि तमाम तरह की ऐसी रचनाओं के लिए हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। तो बहुत लंबा विषय है, कह सकते हैं कि हिंदी आलोचना का प्रदेय स्तुत्य है, वंदनीय है और आलोचकों ने निश्चित रूप से बहुत सी परतों को खोला है, उघेड़ा है और पाठकों के लिए उसे सहज बनाने का प्रयत्न किया है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।